आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ। एमपी जी के जीएस के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो जानेंगे नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि उनका उद्गम स्थल कौन सा है, प्रवाह मार्ग कौन सा है, इसके अलावा समागम स्थल कौन सा है, साथ में ही उनमें सम्मिलित होने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ और उनके बारे में कुछ विशेष उपनाम या कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो पहले सामान्य परिचय हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसकी व्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और कृषि जो है वो सिंचाई पर निर्भर करती है। तो जाहिर सी बात है, सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है उनमें नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और साथ में ही ये राज्य की संस्कृति और आर्थिक विकास में भी नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो नदियाँ हैं वह सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और व्यापार, इन सभी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, स्मरण रखना है इस बिंदु को। अब बात करें कि प्राचीन काल से ही नदियाँ जो है वो धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र रही हैं। तो ये जो केंद्र है वो नदियों के किनारे स्थापित करे किए जाते थे और मध्य प्रदेश नदियों की दृष्टि से तो बहुत ही संपन्न स्टेट है। इतना संपन्न है कि लगभग छोटी बड़ी सहित लगभग 200 नदियाँ, 207 नदियाँ इसमें प्रवाहित होती है या इसमें बहती है। इसी कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इतनी अधिकता के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलकर नदियाँ सभी क्षेत्रों में जाकर ये प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान में चले जाइए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से ही प्रवाहित होकर आगे जाती हैं। अब हमने नदियों के बारे में देख लिया, अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहली नदी है वह है नर्मदा नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की दृष्टि से और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में नर्मदा का उद्गम स्थल से लेकर नर्मदा का प्रवाह मार्ग पश्चिम की तरफ जाकर ये गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में से होकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो बात करते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। वह है अमरकंटक चोटी, जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है। बहाव क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश है, गुजरात है। और अगर अफवाह क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र को भी शामिल कर लेती है। समागम इसका भड़ोच भड़ोच के निकट खंबात की खाड़ी में है और जब ये जाकर शामिल हो जाती है तो सम्मिलित होने के दौरान ये एस्चुरी का निर्माण करती है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि ये एस्चुरी क्या होता है। जिन्होंने भूगोल नहीं पढ़ा होगा वो उनके लिए मैं एस्चुरी बता दूं कि जब नदी अपने साथ कुछ अवसाद लाकर जमा करती है तो समुद्र में मिलने से पहले वो अवसाद जहाँ जमा कर देती है तो वहाँ पर एक मिट्टी का ढेर बन जाता है या मिट्टी के अवसाद जमा होता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। अब चूंकि नर्मदा नदी की विशेषता ये है कि ये एस्चुरी इसलिए बनाती है या ज्वार नदमुख इसलिए बनाती है कि ये अपने साथ कोई अवसाद बहा कर नहीं लाती है। ये जब बहकर जाती है तो एक ऐसे कठोर भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहकर जाती है और डायरेक्ट जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इसका मुहाना जो है वो एकदम सकरा होता है, डायरेक्ट जाकर सम्मिलित हो जाता है, जबकि अवसाद वाली नदियों का जो मुहाना है वो चौड़ा होता है। इसीलिए ये जो नदी है डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, यानी कि सकरा मुख बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। हमें ये थोड़ा सा याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं, ये देश की पांचवी सबसे बड़ी जबकि मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है। लंबाई इसकी कुल 1312 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है बहाव की दृष्टि से ये है 1077 किलोमीटर। इस नदी के कुल 100% का 89.5% मध्य प्रदेश में बहता है। तो इस आधार पर हम इस नदी को कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। बहुत ही ज़्यादा महत्व है मध्य प्रदेश के संदर्भ में नर्मदा का। अगर हम तुलना करें कि जिस प्रकार से गंगा का महत्व है भारत के लिए, उसी प्रकार से नर्मदा का महत्व है मध्य प्रदेश के लिए।
अब बात करते हैं कुछ अन्य जानकारियों की। तो नर्मदा नदी का अपवाद क्षेत्र जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर है? यह है 93,180 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख शहर जो इसके किनारे बसे हुए हैं: अमरकंटक शहर बसा हुआ है, जबलपुर बसा हुआ है, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, महेश्वर बहुत फेमस हैं पर्यटन की दृष्टि से, बड़वानी और झाबुआ भी इसके किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं। इसकी और अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसको मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। मैंने तुलना करी थी गंगा से कि जिस भारत के संदर्भ में गंगा का महत्व है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में उसी प्रकार नर्मदा का महत्व है। जो भूगोलविद थे टोलमी, उन्होंने भी इसको अपनी किताब में नामोदास या नमोदास के नाम से संबोधित किया है। अन्य नाम इसके हम बात करें जो पुराणों में या प्राचीन काल में कहे जाते थे, वह थे रेवा, मैकल सुता और सोमा देवी। क्योंकि सतपुड़ा मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग से निकलती है तो इस कारण इसको मैकल सुता के नाम से भी कहा जाता है, और सोमा देवी भी इसका एक प्रमुख नाम है। तो तीनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखने हैं। नर्मदा का जो तीनों नाम हैं, रेवा, मैकल सुता और सोमा देवी, और टोलमी ने इसको क्या कहा था? नमादास या नामोदास। अब इसकी कुल सहायक नदियों की बात करें तो बहुत बड़ा अपवाद क्षेत्र में ये बहुत सारी नदियों को शामिल करते हुए आगे बढ़ती है। इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से बाएं यानी कि जब ये बहाव है तो इसके नीचे से कौन सी नदियां मिलती है, ये इसका बायां रहेगा, और ऊपर से मिलने वाली नदी उसका दाई नदियां रहेंगी। तो बाएं से इसमें 22 नदियां सम्मिलित होती है, जबकि दाएं से इसमें 19 नदियां जो है वो शामिल होती हैं। अब थोड़ा सा इस चित्र को भी आप समझ लीजिए। इस चित्र से हम आसानी से समझ पाएंगे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलकर जा रही है। एक बार हमें पता हो कि ये अमरकंटक वाले क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़ रही है, और आगे जाकर इस पर जो एक डैम बना हुआ है लाल कलर में, वो दर्शाया हुआ है मैंने बरगी बांध। ये बरगी बांध परियोजना है यहाँ पर। इसके अलावा हम देखेंगे आगे चलकर इसमें एक और डैम बना हुआ है जिसको हम इंदिरा सागर नाम देंगे, और उसके बाद में इसी की सहायक नदी है तवा नदी, तो तवा पर तवा परियोजना बनी हुई है। इसके अलावा महेश्वर और ओकारेश्वर नामक दो परियोजनाएं भी इस पे बनी हुई हैं। और सबसे अंत में अगर हम देखेंगे जहाँ पर ये गुजरात में जाकर विलीन हो जाती है, वहाँ पर सबसे बड़ी डैम परियोजना जिसको सरदार सरोवर बांध परियोजना के नाम से कहा जाता है, गुजरात के क्षेत्र में इसमें बना हुआ है। अब बहुत सारी नदियाँ आकर इसमें मिल जाती है, और ये जब नदियाँ आकर मिलती है तो इन सहायक नदियों पर भी कई सारे डैम बने हुए हैं। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी प्रवाह तंत्र। नर्मदा नदी प्रवाह तंत्र में हम बात करें कि इसमें दाएं से कौन सी नदियां आकर मिलती है, बाएं से कौन सी। तो बाएं से यानी कि नीचे से आकर मिलने वाली नदियों में है बरनार, दूधी, तवा, बंजट, शेर है, गंजाल है, छोटी तवा है, कुंदी, देव, गोही। ये नदियां हमें याद रखनी है, ये नीचे से आकर इसमें शामिल होने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब बात करते हैं कि ऊपर से आकर जो शामिल होने वाली नदियां हैं वह कौन सी हैं। तो वह नदियां हैं हिरन, तिरदोनी, बरना, चंद्रकेशर। उसमें याद रखिए ऊपर बरनार है, नीचे बरना है। कावर, मान, उटी, हथनी, ये इसमें शामिल होने वाली नदियां हैं। तो हमें याद रखने हैं कि दाएं से कौन सी शामिल होती है, बाएं से। अब इस पर परियोजना भी हमने बात करी थी चित्र के माध्यम से। इंदिरा सागर खंडवा में है, महेश्वर खरगोन में है, सरदार सरोवर गुजरात के 9 गाँव में मौजूद है, रानी अवंती बाई बरगी परियोजना जबलपुर बिजोरा में, यहाँ पर इस पर डैम बना हुआ है बिजोरा ग्राम में। अब जिन जिलों से होकर गुजरती है, अभी हमने देखे थे जिन शहरों के किनारे या जो शहर इसके किनारे अवस्थित हैं, अब ज़िले जिनसे होकर ये गुजरती है तो कई सारे ज़िलों से होकर ये गुजरती है। तो हमें याद रखना है अनूपपुर शामिल है, मंडला है, ढिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, बड़वानी, अलीराजपुर, ये प्रमुख ज़िले इसमें सम्मिलित हैं। दर्शनीय स्थल यानी कि घूमने लायक जो जगह है वह भी यहाँ पर है। कपिल धारा, एक मिनट, कपिल धारा है 15 मीटर
ऊंचा ये जलप्रपात बनाता है। दुग्ध धारा भी इसी के समीप, ये भी 15 मीटर लगभग ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा सहस्त्र धारा 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। और सबसे प्रसिद्ध, जिसको हम वर्ल्ड फेमस भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, भेड़ाघाट धुआंधार, एकदम संगमरमर की चट्टानों पर गिरता हुआ जो जल है, दूध ऐसा धुआं और ऐसा मनोरम नज़ारा प्रदर्शित करता है कि जिसे देखने वाले मन मोहित हो जाते हैं लोग। अब नर्मदा के संरक्षण के लिए जो सरकार है, राज्य सरकार, उनके द्वारा नर्मदा नदी संरक्षण हेतु नमामि नर्मदे यात्रा आरंभ की गई। तो इस यात्रा के बारे में हमें थोड़ा सा याद रखना है, इससे संबंधित फैक्ट है और हमें याद रखना है कि ये जो यात्रा प्रारंभ की गई थी, इसकी शुरुआत 11 सितंबर 2016 को अमरकंटक से ही तो की गई थी और समापन भी 15 मई 2017 को अमरकंटक में ही हुआ था। तो समापन और उद्गम स्थल भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी हमें याद रखने हैं इसके, इस यात्रा के। अब दूसरी जो नदी है वह है चंबल नदी। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको हाईलाइट करते हुए इस चित्र को बनाया है। तो आप इस हरे कलर में देख पा रहे होंगे, उसका उद्गम स्थल है चंबल नदी का। और ये उद्गम स्थल कहाँ है? इंदौर ज़िले के मऊ तहसील, जिसको आज हम अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं, उसमें एक पहाड़ी अभी हमने पढ़ी थी, जाना पाहु पहाड़ी। और जाना पाहु पहाड़ी का भी एक पॉइंट है, एक पीक है, वांगचुक पॉइंट। तो उस वांगचुक पॉइंट से निकलकर ये नीमच मंदसौर ज़िले से होती हुई श्योपुर मुरैना से होती हुई उत्तर प्रदेश इटावा में यमुना में इसका समागम हो जाता है। और इस पर 3 मुख्य परियोजनाएं जो जामुनी कलर से दर्शाई गई है वह है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो हमें इसके बारे में ये चीज़ याद रखनी है। चलिए, अब हमने इसका उद्गम स्थल तो बात कर ही लिया, अब कुछ अन्य विशेषताओं की। कि इसका पौराणिक नाम जो है वह है चर्मावती और धर्मावती। ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में ऋषियों के खून से इसका रंग लाल हो गया था। ऐसी दंत कथाएँ हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका नाम उस समय पे चर्मावती था, धर्मावती था, या इसको चर्मण्यवती भी कहा जाता था। समागम उत्तर प्रदेश इटावा में यमुना नदी में इसका हो जाता है। तो ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है चंबल। गंगा नदी तंत्र में जो यमुना नदी उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसी में चंबल उसकी प्रमुख सहायक नदियों में सम्मिलित है। अब बात करते हैं चंबल नदी तंत्र की अन्य विशेषताओं के बारे में। तो बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो पार्वती है, क्षिप्रा है, काली सिंध है, बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। जिन नगर उस नदी के किनारे बसे हुए हैं वह है रतलाम, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना और महू। कोटा जिले के पास बेसोरागढ़ के निकट ये 18 मीटर ऊंचा एक जलप्रपात बनाती है, जिसको हम जानते हैं चूलिया जलप्रपात के नाम से। तो हमें याद रखना है कि चंबल नदी में कौन सा जलप्रपात है कोटा के निकट, तो वह है चूलिया जलप्रपात। ओके, अब आगे बात करते हैं कि यह जो नदी है ये भिंड, मुरैना और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के निकट क्या करती है? बीहड़ों या खड्डों का निर्माण करती है। तो ये खड्ड या बीहड़ क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, नदी अपने मार्ग में जब बहती तो अपर्दन करती हुई जाती है, और अपर्दन करने के दौरान अवनली का अपर्दन जब नदी करती है तो बड़े स्तर पर ऊबड़ खाबड़ जगह वो बना देती है। तो ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची जो चट्टानें हैं, क्योंकि इस वाले भाग में से मुलायम चट्टानें निकल जाती है और कठोर चट्टानें शेष बनी रहती हैं। तो इस संरचना में जो निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं बीहड़ या खड्डे। ये बीहड़, तो ये बीहड़ या बंजर भूमि जो बना रही है ये खड्डे हैं। और बाद में समय काल जब बदलता जाता है तो धीरे धीरे इस क्षेत्र में वनस्पति उग जाती है। और जब इस क्षेत्र में वनस्पति उग जाती है तो क्या होता है कि इस क्षेत्र में लोगों के छुपने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है। जो डाकू रहते हैं या डकैत रहते हैं तो वो आसानी से इसमें छुप जाते हैं, और स्थानीय होते हैं वह, और चूँकि पुलिस बाहरी होती है तो उनको पता नहीं रह पाता। तो इसीलिए इस क्षेत्र को, इस चंबल नदी क्षेत्र को डाकुओं से ग्रसित क्षेत्र या दस्यु समस्या से पीड़ित क्षेत्र बताया जाता है। और इसी के बारे में कहा जाता है कौन सा क्षेत्र बागियों का गढ़ है।
तो ये चंबल क्षेत्र को ही बागियों का गढ़ है, क्योंकि नदी अपने प्रवाह मार्ग में भारत में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती हुई जाती है और बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। उन खड्डों में डाकू अपने छुपे रहते हैं और इसी कारण उसको हम बोलते हैं डाकुओं की शरण स्थली। चलिए, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो गांधी सागर है 1953-54 में जो बनाई गई थी, वह मंदसौर में इसी चंबल नदी पर बनी हुई है। इसके अलावा दो अन्य परियोजना की हम लोग बात कर चुके हैं, कोटा बैराज जिसको जवाहर सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में अवस्थित इस पर प्रमुख यह है। अब इस नदी की विशेषता क्या है कि ये राजस्थान से होकर प्रमुख रूप से बहती है। मंदसौर से निकलकर राजस्थान के कई ज़िलों में होकर ये बहती है। तो इस कारण इस नदी को हम लोग राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा या सदावाहिनी नदी कहते हैं। सदा नीरा या सदावाहिनी का मतलब क्या होता है? वह नदियाँ जिनमें वर्ष भर निरंतर जो जल है वह प्रवाहित होता रहे, यानी कि मौसम के अनुसार या मानसून पर आधारित होकर वह ना बहे कि जब मानसून आया तब उसमें पानी आ गया, बाद में वो सूख जाए। इसमें निरंतर पानी बना रहे। तो ये एकमात्र नदी है राजस्थान की, जबकि राजस्थान की अन्य नदियाँ सूख जाती है शुष्क मौसम में। तो इसीलिए ये राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी है। जबकि मध्य प्रदेश में तो अन्य नदियाँ भी सदानीरा हैं, सदावाहिनी है, हमेशा बहती रहती है, वर्ष भर बहती रहती हैं। अब बात करते हैं इसकी बाएं और दाएं से दो नहरें निकाली गई है। जब ये नदी बहती है तो बाएं से और दाएं से दो नहर निकाली गई है। तो जो बाएं से नहर निकाली गई है वह राजस्थान क्षेत्र में जाकर उनके लोगों को सिंचाई का जो साधन है वो उपलब्ध कराती है, जबकि जो दाएं से निकाली गई है तो वह मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं उनको सिंचित करती है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताइए कौन सी जो शाखा है चंबल नदी की मध्य प्रदेश को सिंचित करती है? तो इसका नाम है चंबल मुख्य दाहिनी। याद रखना है, चंबल मुख्य दाहिनी, इसको बोलते हैं हम लोग चामुदा। और चंबल मुख्य वाहिनी जो है वह सिंचित करती है राजस्थान को, चमुबा। तो चमुदा जो है वो मध्य प्रदेश के ज़िलों को सिंचित करती है, ये हमें याद रखना है, चंबल मुख्य दाहिनी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोन नदी तंत्र की। तो सोन नदी तंत्र की विशेषताओं की बात करें तो सोन नदी को भी मैंने यहाँ पर चित्र से दर्शाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें बैगनी कलर में या जामुनी कलर में अमरकंटक अनूपपुर क्षेत्र को दर्शाया गया है। यहाँ से यह नदी निकलकर आगे जाकर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। गंगा में पटना के समीप इसका समागम है। तो ये यमुना में ना जाकर गंगा में जाकर समाहित होती है। और इसके कई सारे नाम हैं, हिरण्यबाहु, स्वर्ण नदी, क्योंकि इसमें सोने के निक्षेप देखे गए हैं, सोने के अवक्षेप देखे गए हैं, तो इस कारण इसको स्वर्ण नदी भी कहते हैं। अब इसका उद्गम स्थल हम लोग जान गए अमरकंटक अनूपपुर से, जो नर्मदा का भी उद्गम स्थल है और इसका भी है। इसके अलावा इसकी एक अन्य सहायक नदी है जिसको हम लोग जानते हैं जोहिला के नाम से। आप देख पा रहे होंगे इसमें नीले कलर में मैंने जोहिला भी दर्शाई हुई है, जो कि इसी से निकलकर बाद में जाकर छत्तीसगढ़ में जाती है और छत्तीसगढ़ से वापस आकर इसी में शहडोल के निकट समाहित इसमें हो जाती है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी भी है। इसके अलावा इस पर एक डैम दर्शाया हुआ है मैंने, वो है बाण सागर। तो बाण सागर परियोजना जो है वह सोन नदी पर अवस्थित है और शहडोल का जो स्थान है देवलोन, वहाँ पर यह डैम बनाया हुआ है। तो हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब इस परियोजना में किन किन सरकार की हिस्सेदारी है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो इस परियोजना में 50% जो हिस्सेदारी है वो मध्य प्रदेश सरकार की है। इसके अलावा 25% जो हिस्सेदारी है वह है बिहार सरकार की और 25% हिस्सेदारी है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की। कई बार विद्यार्थी यहाँ पर गलत लगा आते हैं कि इसमें हो सकता है छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी हो, लेकिन इसमें बिहार की हिस्सेदारी है, यह हमें याद रखना है, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है। तो इसका रेशियो निकाले तो क्या निकल कर आएगा, 2:1:1 इसमें हिस्सेदारी है इस परियोजना में, बाण सागर परियोजना में। तो याद रखना है क्या हिस्सेदारी है, MP और UP साथ में बिहार, ये इसके 3 प्रमुख हिस्सेदार है बाण सागर परियोजना के।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी तंत्र की बात करते हैं। अब बात करते हैं ताप्ती नदी तंत्र की। जानते हैं ताप्ती नदी तंत्र क्यों है महत्वपूर्ण, क्या है विशेषता। तो ताप्ती नदी तंत्र जो है ये नर्मदा के समानांतर ही दक्षिण में बहने वाली नदी है। और हम देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती हुई ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में नर्मदा के समानांतर जाकर गिर जाती है। और ये भी नर्मदा के समानांतर ही भ्रंश घाटी में बहती है। तो एक नर्मदा हो गई, दूसरी ताप्ती हो गई, दोनों ही नदियाँ पश्चिम की तरफ जाती है, दोनों ही भ्रंश घाटी में जाती है। सतपुड़ा बीच में पर्वत श्रेणी इनमें पड़ता है। इसके अलावा ये जब जाकर शामिल होती है खंबात की खाड़ी में, तो वहाँ पर जाकर ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। अब बात करते हैं इस नदी की विशेषता क्या है। तो उद्गम स्थल कहाँ है इसका। उद्गम स्थल है इसका मुलतई पहाड़ी, बैतूल ज़िले में। मुलतई पहाड़ी है, बैतूल ज़िले में है, इसका उद्गम स्थल है। जबकि बात करते हैं इसकी सहायक नदियां हैं, वह है रिहंद, उत्तरी कोयल, कान्हर, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इससे जो बाढ़ आती है कई बार वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी है इसकी प्रमुख रूप से। अब अगली बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा गलत फैक्ट बता दिया, माय मिस्टेक। ये जो रिहंद, उत्तरी कोयल और कान्हर नदी है, ये उसकी सहायक नदियां हैं, सोन नदी की सहायक नदियां। और सोन नदी की जो अपवा क्षेत्र है वह 17,900 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब हम ताप्ती नदी के बारे में यहाँ से नीचे से पढ़ रहे हैं। तो मुलतई पहाड़ी बैतूल जिला से इसका उद्गम स्थल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती हुई सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में शामिल है पूर्णा, शिवा, बोरी, भादुड़ और गिरना। ये है ताप्ती की सहायक नदियाँ। जबकि ऊपर वाली जो नदियाँ थी रिहंद, उत्तरी कोयल और कनहर, वह उसकी सहायक नदियाँ थी सोन नदी की। ओके, आगे बढ़ते हैं। गलत नहीं करना है, ध्यान रखना है सभी को। अब मैं आपको थोड़ा सा चित्र से ताप्ती नदी के बारे में कुछ परियोजनाओं के बारे में बता देता हूँ जो फेमस है, पूछी जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक है काकरापाड़ रिजर्वायर, एक है इसी के समीप उकाई परियोजना, और तीसरा है सिंहपुर रिजर्वायर या डैम जो हैं। तो 3 डैम प्रमुख रूप से यहाँ पर बने हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और ख़ासकर 2 परियोजनाएं तो आपसे पूछी जा सकती है, उकाई परियोजना और काकरापाड़ परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो ये दोनों ही परियोजनाएं जो हैं वह ताप्ती नदी पर बनी हुई है। और सूरत ताप्ती के किनारे प्रसिद्ध शहर भी है, हम लोग इसे जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बेतवा नदी तंत्र की। तो बेतवा नदी में बात करें कि जो बेतवा नदी है वह मध्य प्रदेश, सॉरी एक मिनट, बेतवा नदी तंत्र की। बेतवा नदी तंत्र पढ़े उससे पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में, फिर नीचे बेतवा नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ताप्ती नदी की कुछ और विशेषताएं कि ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। इसके अलावा ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। बुरहानपुर इसके किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर है ताप्ती के किनारे। इसके अलावा सूरत तो हम लोग जानते ही हैं। इसकी परियोजनाएं उकाई और काकरापाड़ के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं बेतवा नदी तंत्र की ओर। तो बेतवा नदी के बारे में बात करते हैं। उद्गम स्थल बेतवा का है कुमरा गांव, रायसेन, विंध्याचल। इसको आगे मैं आपको ग्राफ से भी बताने वाला हूं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में रायसेन कुमरा गांव से निकलकर इसका समागम भी उत्तर प्रदेश यमुना में हमीरपुर के निकट हो जाता है। प्राचीन नाम है इसका वेत्रावती। प्राचीन नाम है इसका वेत्रावती। तो हमें ये भी नाम याद रखना है, बेतवा का प्राचीन नाम क्या है, वेत्रावती। दोस्तों अब देखिए, इस चित्र में दिख रहा होगा कि रायसेन का कुमरा गांव जो है वह वहाँ से निकलकर ये उत्तर की तरफ जाकर कहाँ समागम हो जाता है इसका, हमीरपुर
जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर जाकर ये यमुना में शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा इस पर बनी हुई परियोजना है जिसको हम लोग जानते हैं राजघाट परियोजना, और विदिशा में इस पे बना हुआ डैम है वह है सम्राट अशोक सागर डैम। जो राजघाट परियोजना है उसको हम दो नामों से और जानते हैं, माता टीला और लक्ष्मीबाई। ललितपुर में मौजूद है, उत्तर प्रदेश, ललितपुर में। अब इसके बारे में कुछ और विशेषताओं की बात करें तो लंबाई 480 किलोमीटर है इसकी। इस पे मौजूद शहर है विदिशा, ओरछा, सांची, गुना, और सहायक नदी है इसकी बीना। तो राहतगढ़ के समीप जो बीना नदी है, इसकी सहायक नदी बेतवा की, वो एक जलप्रपात या एक वाटरफॉल बनाती है। इस वाटरफॉल का नाम है भालकुंड जलप्रपात। तो भालकुंड जलप्रपात को ये बनाती है। अब इसके उपनाम की बात करें बेतवा नदी, तो मध्य प्रदेश की गंगा भी इसको कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। सहायक नदियों में इसकी और अन्य सहायक नदियां हैं, वह है बीना, धसान, जमानी, रोहिणी। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंध नदी तंत्र के बारे में। तो सिंध नदी तंत्र जो है वो क्या विशेषता बनाए हुआ है। सिंध नदी तंत्र जो है हम देखते हैं यहाँ पर विदिशा जिले के सिरोंज में आपको ये हरे कलर के गोले से दर्शाया हुआ है कि यहाँ से सिरोंज विदिशा से निकलकर जगमानपुर उत्तर प्रदेश में इसका समागम हो जाता है। जगमानपुर और यमुना नदी में जाकर ये भी शामिल हो जाती है। अब किन किन ज़िलों से होकर ये गुजरती है, तो ये जो ज़िले जिनसे होकर ये गुजरती है वह है शिवपुरी, गुना, भिंड और दतिया। 350 किलोमीटर की लंबाई से होती हुई ये जाकर यमुना में शामिल हो जाती है। इसके अलावा ये गुना को क्या करती है, दो बराबर भागों में, यानी कि जो गुना जिला है उससे होती हुई ये चली जाती है। तो गुना को दो भागों में बांटती हुई आगे बढ़ती है सिंध नदी। अब आगे की बात करते हैं इस नदी के बारे में। तो अगली नदी है हमारी क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी तंत्र के बारे में बात करें तो क्षिप्रा नदी जो है, पहले उसको हम चित्र से समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप देख पा रहे होंगे नीचे चित्र में नर्मदा नदी दी हुई है, नीले कलर से दर्शाई गई है, और वहाँ से ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे एक रेड कलर का एक डॉट वाला निशान होगा। इस रेड कलर के डॉट वाले निशान को डिनोट किया गया है उज्जैनी गांव, जो कि क्षिप्रा का उद्गम स्थल है। और हमें ये याद रखना है क्षिप्रा का उद्गम स्थल है उज्जैनी गांव, जो कि इंदौर जिले का एक गांव है, जबकि क्षिप्रा नदी का बहाव स्थल है वह आगे जाकर उज्जैन जिले में जाकर बहती है। तो हमें दोनों अंतर याद रखने हैं कि उज्जैनी गांव कहाँ है, उज्जैनी गांव इंदौर में है, जबकि उज्जैन में ये जाकर बहती है। तो दोनों में अंतर हमें याद हो। कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब मैंने ये चित्र क्यों दर्शाया गया है, क्योंकि हम जब नदी जोड़ो परियोजनाएं पढ़ेंगे तो हम इसको भी पढ़ेंगे। नर्मदा और क्षिप्रा को जोड़ा गया है। नर्मदा के जो एक क्षेत्र है वहाँ से उज्जैनी गांव को कनेक्ट कर दिया गया है नहर के माध्यम से, ताकि नर्मदा का जो वर्ष भर का पानी है वो क्षिप्रा नदी को भी प्राप्त होता रहे जब वो सूख जाती है। तो नदी जोड़ो परियोजना में इसके उद्गम स्थल को जाकर नर्मदा से जोड़ दिया गया है। तो इसी कारण जो पर्यटन की दृष्टि से महाकालेश्वर मंदिर इस पर अवस्थित है, जहाँ पर सिंहस्थ का आयोजन भी किया जाता है हर 12 वर्ष में। तो उसके लिए भी उस नदी को निरंतर पानी मिलता रहे। इसके अलावा अन्य भी महत्वपूर्ण दृष्टि से हम लोग उसको जानते हैं। अब बात करते हैं इस क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल हमने देख लिया कहाँ है, उज्जैनी गांव है। जगह का नाम क्या है, काकरी बरड़ी पहाड़ी है भैया, इंदौर है। ये इस नदी का प्रमुख रूप से विशेषताओं को, थोड़ी सी और विशेषताओं के बारे में इसकी बात कर लेते हैं कि इसके किनारे बसे हुए कौन कौन से शहर हैं। तो बसे हुए शहर इसके किनारे देवास, उज्जैन है। और पवित्रता के आधार पर इसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है। याद रखना है मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो हमें याद रखना है क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले नदी तंत्र की। तो अगला नदी तंत्र है काली सिंध नदी तंत्र और तवा नदी तंत्र। तो
पहले काली सिंध की बात करते हैं, फिर उसके बाद तवा नदी की बात करते हैं। तो काली सिंध जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो देवास के बागली गांव से निकलती हुई 150 किलोमीटर की लंबाई बनाती हुई ये राजस्थान की चंबल नदी में या राजस्थान में चंबल नदी में जाकर ये सम्मिलित हो जाती है। और ज़िले इस पर कौन कौन से अवस्थित हैं? तो इस पर अवस्थित ज़िलों में हम लोग बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो राजगढ़ है, शाहजहाँपुर है, इन ज़िलों से होकर ये गुजरती है। शहर जो इसके किनारे बसे हुए हैं वह है देवास, सोनकच्छ। तवा नदी दूसरी नदी है हमारी, तवा नदी। और तवा नदी की विशेषताओं के बारे में अब हम बात करते हैं। जो तवा नदी है उसका उद्गम स्थल है कालीभीत पहाड़ी पचमणी, जो कि होशंगाबाद ज़िले में मौजूद है। तो कालीभीत पहाड़ी से निकलती है ये। पचमणी हम जानते ही हैं, मध्य प्रदेश का टूरिस्ट फेमस पैलेस है ये। तो यहाँ से निकलती हुई हंडिया के समीप, होशंगाबाद के समीप ये किस में शामिल हो जाती है? ये नर्मदा में शामिल हो जाती है। तो ये नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। और इसी पर ही मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल 1312 मीटर इस जिसकी लंबाई है वह होशंगाबाद में बना हुआ है। अब और बात करें इसके बारे में तो इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। पचमणी और देनवा नगर इस पे बने हुए हैं। और साथ में देनवा नदी भी है जो इसकी सहायक नदी है। किसकी? तवा की। तवा की सहायक नदी है देनवा और सुप्तवा। देनवा, सुप्तवा और तवा, देखिए तीनों नाम सेम सेम है तो आपको आसानी रहेगी। देनवा, सुप्तवा और तवा। अब अगली नदी है हमारी अ, अगली नदी है हमारी वर्धा नदी। तो वर्धा नदी के बारे में बात करते हैं, वर्धा नदी तंत्र की। तो वर्धा नदी जो है वर्धन शिखर बैतूल से निकलकर दक्षिण में गोदावरी में जाकर ये शामिल होती है। दक्षिण में गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जो है वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। और वेनगंगा नदी में इसका समागम होता है जो कि गोदावरी में जाकर आगे शामिल हो जाती है। तो वेनगंगा और वर्धा मिलकर आगे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। 525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर ली हमने। अब बात करते हैं कान्हा नदी के बारे में। तो कान्हा नदी की विशेषताओं की बात करें तो कान्हा नदी जो है ये वेनगंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल है छिंदवाड़ा का पश्चिमी पठार। छिंदवाड़ा जिला है उसका पश्चिमी पठार इसका उद्गम स्थल है। और यह देवगढ़ के समीप जो देवगढ़ का जो फेमस किला है उसके पास से बहती हुई नागपुर में चली जाती है। मतलब ये भी महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली नदी है। और अब अगली नदी की बात करते हैं तो वह नदी है पेंच नदी। पेंच नदी की विशेषताओं की बात करें तो पेंच नदी कान्हन की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल भी सतपुड़ा का पर्वत श्रेणी का दक्षिणी पठार है। और ये हमने देख ली। अब आगे बात करते हैं केन नदी तंत्र की। तो केन नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। पहले हम इसको चित्र से देखेंगे फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केन नदी। केन नदी कटनी से निकलकर कहाँ जाती है? वैसे इसमें केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी जो है कटनी है मुख्य रूप से। कई बार इसको सतना के लिए भी बताया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, केन कटनी से ही निकलती है। ओके। और इसके बारे में बात करते हैं। जो केन नदी है वह कटनी से निकलकर आगे जाकर यमुना उत्तर प्रदेश में समागम इसका हो जाता है। बांदा जो उत्तर प्रदेश का एक फेमस शहर है वहाँ के उसमें जाकर यमुना नदी में इसका समागम हो जाता है। प्राचीन नाम हमें इसका याद रखना है कर्णवती। लंबाई है इसके 427 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर ये बहती है। फिर बाकी का जो भाग है इसका उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होता है। अन्य नामों की बात करें तो सुक्तमती, दीर्णवती नाम है इसके। सहायक नदियों में इसकी है गुरणे, परवा, सोनार, बेधर्मा, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। तो इन्हें याद रखना है कि इनकी प्रमुख सहायक नदियां नाम कई बार पूछ ली जाते हैं। परना, सोनार, बेधर्मा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब कुछ और विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करें। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। मैंने इस चित्र में दर्शाई हुई है, आप थोड़ी बहुत ये फैक्ट आपको याद रखना है तो आपको आसानी से केन नदी के बारे में याद हो जाएगा।
आप देखिए, एक तरफ रायसेन के कुमरा गांव से निकलकर बेतवा नदी जाकर उत्तर प्रदेश यमुना में समाहित हो रही है। दूसरी तरफ केन कटनी से निकलकर ये भी जाकर उत्तर प्रदेश में जाकर समाहित हो रही है। तो इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, नदी जोड़ो परियोजना। अब ये नदी जोड़ो परियोजना क्या करेगी कि यहाँ पर एक डैम बना दिया जाएगा बेतवा में, बेतवा नदी पर, और एक यहाँ पर बांध बना दिया जाएगा केन नदी पर। केन नदी पर जो बांध बनाया जाएगा छतरपुर में, वह है दोधन बांध। और दोधन बांध को क्या किया जाएगा, इस बेतवा से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब बेतवा में पानी की कमी रहेगी तो उसको केन से पानी प्राप्त हो जाएगा, और जब केन में पानी की कमी रहेगी तो उसको बेतवा से पानी प्राप्त हो जाएगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जो हमें याद रखनी है इसके संबंधित तथ्यों के आधार पर। चलिए अब कुछ और बातों की हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं पार्वती नदी तंत्र की। तो पार्वती जो नदी तंत्र है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमने पहले ही बात करी थी कि ये चंबल नदी की सहायक नदी है। पार्वती नदी जो सीहोर आष्टा से निकलती है और चंबल में जाकर ये समाहित हो जाती है। तो 383 किलोमीटर की लंबाई बनाती हुई ये चंबल में जाकर शामिल हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है लहासी, अंधेरी, बरनी, विलास, बेथनी और राजगढ़, ये प्रमुख नदियां हैं। और इसके किनारे कौन कौन से शहर अवस्थित है तो वो भी हमें याद होनी चाहिए कि कौन कौन से शहर इसके किनारे अवस्थित है। तो आष्टा शहर इसके किनारे बसा हुआ है, शाजापुर है, राजगढ़ है, ये प्रमुख शहर इसके किनारे अवस्थित हैं। अब बात करते हैं कुंवारी नदी की। तो कुंवारी नदी जो है वह शिवपुरी के पठार से, यहाँ पर कटार लिख दिया है गलती से, थोड़ा आपको याद रखना है, शिवपुरी के पठार से यानी प्लेटू क्षेत्र से निकलकर सिंध नदी में शामिल हो जाती है। ऐसी ही कूनो नदी जो कि एक और भी अन्य छोटी नदी है, ये भी शिवपुरी के पठारी क्षेत्र से निकलती है और ये भी जाकर राजस्थान की जो राजस्थान क्षेत्र में चंबल में मिल जाती है। 180 किलोमीटर लंबाई कूनो नदी की है। तो कूनो, कुंवारी और पार्वती नदी तंत्र को हमने जान लिया। अब बात करते हैं टोंस नदी तंत्र की। तो ये एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, टोंस नदी तंत्र। चलिए तो पहले तो इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं। सतना जिले के कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित मैयर के समीप तमसा कुंड जलाशय से इसका उद्गम हुआ है। किसका? टोंस नदी का। अब प्रवाह एवं समागम स्थल की बात करें तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होकर ये जो नदी है ये कहाँ चली जाती है? करछाड़ा एक जगह है, उसी के समीप तहसील है, प्रयागराज के समीप करछाड़ा है, और सिरसा नामक जो स्थान है करछाड़ा तहसील का, उस जगह में जाकर ये गंगा में शामिल हो जाती है। तो हमें याद रखना है भाई कि ये किस नदी में शामिल हो रही है, तो ये गंगा में शामिल हो रही है, ना कि यमुना में। तो केन जो है, टोंस जो है गंगा नदी में जाकर मिलने वाली नदी है। लंबाई है इसकी 265 किलोमीटर। तो साथ ही देखते हैं इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं। तो सहायक नदियों में इसकी बीहड़ और बेलन। प्राचीन नाम भी इसका बहुत ही फेमस है, तमसा नदी। क्यों फेमस है? क्योंकि प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो श्री राम थे उनके पुत्र लव और कुश का जन्म इसी नदी के किनारे यानी तमसा नदी के किनारे ही हुआ था। तो हमें ये याद रखना है इसके बारे में। चलिए अब अगले नदी तंत्र की बात करते हैं, जोहिला नदी तंत्र। जोहिला नदी तंत्र और माही नदी तंत्र में बात करें तो जोहिला नदी के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। हमने बात करी थी कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन के समान। इसकी बस ये विशेषता है कि ये जब अमरकंटक से निकलती है तो पहले पूर्व की तरफ जाती है छत्तीसगढ़ में, और वापस फिर लौट कर आती है और शहडोल में जाकर ये समागम सोन नदी में इसका हो जाता है। तो ये पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि कौन सी नदी है जो पहले छत्तीसगढ़ में निकलती है फिर वापस आकर शहडोल के निकट उसका समागम वापस मध्य प्रदेश में आ जाती है। तो वापस लौट कर ये मध्य प्रदेश में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी क्या है? इसका उद्गम सरदारपुर में विंध्याचल पर्वत से हुआ है, धार जिले के समीप, और समागम है खंबात की खाड़ी। लंबाई 576 किलोमीटर। सहायक नदी है इसकी उजास, और जिले जिनसे होकर ये बहती है धार, झाबुआ, रतलाम। अब एक विशेषता जो इसकी पूरी दुनिया में यूनिक है, पूरी दुनिया में यूनिक इसकी विशेषता जो इसको बनाती है माही नदी की, वह है यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैं आपको यहाँ पर 3 फैक्ट बता दूँ कि विश्व में एकमात्र
तीन नदियाँ ऐसी है जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को काटती हैं। ये काटने का मतलब है कि दो बार उस काल्पनिक रेखा में इसका बहाव क्षेत्र आता है। तो ये जो नदी है ये किस प्रकार से कर्क रेखा को काटती है कि एक बार जाते से समीप फिर वापस लौटकर आते के समीप ये दो बार कर्क रेखा को काटती है, तो माही नदी। इसी प्रकार एक और नदी है जो मकर रेखा को दो बराबर भागों में काटती है, वह है लिम्पोपो नदी, जो कि दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र की तरफ है, अफ्रीका में। ऐसी ही एक नदी है कांगो जायरे नदी, जो कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को दो बार क्रॉस करती है, यानी कि दो बार उसका क्षेत्र भूमध्य रेखा को क्रॉस करता हुआ प्रवाहित होता है। तो हमें ये तीन फैक्ट याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं? दो बार कर्क रेखा को काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो वह है कौन सी है? माही नदी। और अगर बात की जाए कि विषुवत रेखा को काटने वाली, वह है कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे नदी। और अगर बात की जाए कि मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है वो मकर रेखा को कौन सी काटती है, तो वह है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके बारे में भी फेमस याद रखना है। अगला नदी तंत्र है वैनगंगा नदी। तो वैनगंगा की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो वैनगंगा जो नदी है उसका उद्गम स्थल है परसवाड़ा, पठार, सिवनी। समागम स्थल इसका वर्धा में भंडारा के समीप है। लंबाई है 569 किलोमीटर। अब इसका समागम जिस स्थान पर होता है उसको प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए कैसे होता है, एक तरफ प्रवाहित हो रही है गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी अपने मार्ग में जाकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। एक तरफ से आ रही है इसमें वर्धा नदी, एक तरफ से आ रही है वैनगंगा, दोनों आकर मिल जाती है। जिस स्थान पर जाकर मिलती है और आगे जाकर फिर ये बढ़ती है प्राणहिता के नाम से। तो प्राणहिता के नाम पर जाकर ये मिलती है तो उस स्थान को बोला जाता है प्राणहिता, जिस स्थान पर इनका समागम होता है। और बाद में प्राणहिता ही के नाम से आगे जाकर ये इसमें या गोदावरी नदी में इसका समागम हो जाता है। तो एक तरफ से आती है वर्धा, एक तरफ से आती है वैनगंगा और जाकर दक्षिण में ये गोदावरी में शामिल हो जाती है। चलिए तो कुछ और बात करते हैं नदियों के बारे में। कानन, पेंच, चूर्णचंद्र, चंदन और बावन थड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पौराणिक नाम है इसका, 3 पौराणिक नाम फेमस है जो हमें याद रखने हैं, आपको भी याद रखने हैं। कौन कौन से? बेवा, बेया और दीदी, ये 3 प्रमुख नाम है इसके, बेवा, बेया और दीदी। चलिए अब एक फैक्ट जो आता है सिंचाई की दृष्टि से कि राज्य की पहली नहर किस नदी पर बनाई गई थी। तो बालाघाट जिले में राज्य की पहली नहर वैनगंगा नदी पर बनाई गई थी 1923 में, अंग्रेजों के शासनकाल में पहली नहर बनाई गई थी। चलिए दोस्तों, तो हमने नदियों के बारे में पढ़ा। अब एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इनका प्रवाह मार्ग कौन कौन सा है। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ मध्य प्रदेश में जो रिवर्स का है वो क्या है। प्रमुख फेमस नदियों को देख लेते हैं कि कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश में किस दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो आपको ये याद रखना है। उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में शामिल है चंबल, बेतवा, सोनकेन। जबकि पूर्व की तरफ जो जाती है वह एकमात्र नदी है जोहिला। ऐसे ही दक्षिण की तरफ प्रमुख प्रवाहित होने वाली नदियों में है वैनगंगा, वर्धा, पेंच और कन्हन या कानन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसी प्रकार पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती और माही प्रमुख रूप से नदियां हैं। तो ये प्रवाह मार्ग हमें याद रहेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किस नदी में। क्योंकि अगर हम नर्मदा, ताप्ती को छोड़ दें तो ज़्यादातर नदियाँ जो है वो डायरेक्ट जाकर किसी सागर या किसी खाड़ी में नहीं मिल रही है, वह किसी अन्य नदियों में जाकर समाहित हो रही है और वह जाकर आगे खाड़ी या सागर में मिल रही है। तो हमें इस प्रकार से याद रख सकते हैं जिस दिशा में जो नदी बह रही होगी बड़ी नदी, उस आधार पर भी हमें ये याद हो जाएगा। तो इस क्रम को आपको सभी को याद रखना है। चलिए दोस्तों, ये हमारा नदियों पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत ज़रूरी था। अब अगर आपको हमारे संस्थान के बारे में कोई जानकारी चाहिए या इससे कोई संबंधित पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे इसमें लिंक दी गई है इस ब्लू डॉट से। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का नाम है @आदर्श परिवार एंड मॉडर्न नालंदा।
इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख पाएंगे ये तो यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएगा, आदर्श परिवार फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के नाम से। तो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये टॉपिक। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम।